हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। इसी उम्मीद के साथ हम चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। नहीं सॉरी, फोर्थ का सेकंड पार्ट करेंगे। हाँ, फोर्थ का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने वायुमंडल का जो संगठन है, कितने प्रकार की कैसे हैं, उन सब के बारे में रीड किया। फिर वायुमंडल के अंदर जो परतें हैं उनके बारे में हमने बिल्कुल अच्छी तरह से डिटेल से समझा है। जो 5 परत हैं, सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल, कितने ऊंचाई तक हैं, कौन से मंडल में कौन सी जो ओजोन लेयर कहाँ पर है, ठीक है। इन सब के बारे में हमने अच्छी तरह से रीड किया। आज हम करते हैं मौसम और जलवायु। किसी स्थान की मौसम और जलवायु किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये ध्यान देंगे हम। देखो, सबसे पहले तो ये जानने की बात है, यहाँ देखेंगे हम, आपको जानकर हैरानी होगी, पृथ्वी के जो सूर्य की ऊर्जा का पार्ट है वो केवल 2 अरबवां पार्ट है, वो हमारी अर्थ पर पॉसिबल होता है। 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी पर आ सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आता है तो हमारी क्या हमारी जो शरीर है उसके अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। तो हम आज हम यहाँ मौसम और जलवायु के बारे में समझेंगे। लेसन को पढ़ेंगे, फिर वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज का दिन साफ होगा? धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिन होने वाला एक दिवसीय जो वनडे मैच होता है उसके भविष्य पर इस प्रकार का अनुमान लगाते हैं। आपने सुने होगा, जिस दिन क्रिकेट क्रिकेट का मैच होना है उस दिन लोग मानते होंगे आज बारिश ना हो, बीच में मैच ना रुके, ये इस तरह की आपस में बातें करते हैं। यदि हम कल्पना करें तो हमारा शरीर एक रेडियो की तरह है। जो रेडियो है उसके अंदर जो मस्तिष्क है वो एक स्पीकर है। जो हमारा दिमाग है, जो हमारे शरीर है, रेडियो है, वो मस्तिष्क हमारा स्पीकर है। तो मौसम वह है, इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। यानी कि हमारे दिमाग के साथ जो मौसम में बदलाव आते रहते हैं तो उसकी में जो विचार वो बदलते रहते हैं। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की जो स्थिति होती है, कंडीशन होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। यानी हर रोज होने वाली कंडीशन, स्थिति, बदलाव होने वाली स्थिति को हम मौसम बोलते हैं। आर्द्र और गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। नमी वाला, जैसे गर्मियों में बारिश का सीजन होता है तो वो नमी वाला होता है, और गर्म, ज़्यादा गर्मी भी सबको चिड़चिड़ा बना देती है। तो अच्छा हवादार मौसम हम सबको अच्छा लगता है। हम घूमने की योजना भी बना लेते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। यानी कि जैसे आज बारिश है तो कल बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी निकल सकती है। किंतु लंबे समय तक जिस प्रकार की स्थिति बनी रहती है उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। जैसे कि सर्दी है कुछ महीनों तक, फिर कुछ महीनों तक गर्मी है, फिर उसके बाद कुछ महीने तक बारिश का सीजन है। तो इस प्रकार जो स्थिति है उसको जलवायु कहते हैं, ठीक है। इससे हम किस अपने आसपास का जो स्थान है उसके बारे में, हम मौसम के बारे में पहले भी अनुमान लगा सकते हैं। अब तापमान क्या, टेम्परेचर क्या है? आप प्रतिदिन जिस तापमान को अनुभव करते हैं कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी लगती है, पसीना आने शरीर से निकलता है, वायुमंडल का तापमान होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारे शरीर को गर्मी लगेगी। वायु में मौजूद ताप, गर्मी या शीतलता या ठंड का होने के कारण ही हमें कैसा महसूस होता है? तापमान। अगर गर्मी ज़्यादा है तो हमारा शरीर गर्म होएगा, अगर ठंड है तो हम ठंड से कांप भी रहे होंगे। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा गर्मी की जो ऋतु है ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। तो ये हमारा टेम्परेचर। आथपन क्या है? अब आथपन के बारे में समझेंगे। एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, कारक है, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तापमान का जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान होता है। सूर्य से आने वाली वह एनर्जी, वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। यानी कि जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ग्लोबल वार्मिंग, जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी के अंदर बढ़ती जा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पृथ्वी पर रोक लेना, वापिस न जाने देना, आत्मन कहलाती है। तो एक बात क्या है कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा को वापिस न जाने देना, पृथ्वी पर रोक लेना, आत्मन। आत्मन या सूर्य तप, सूर्य का जो तापमान है की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ घटती चली जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता चला जाता है। जैसे कि हम अर्थ की शेप से यहाँ समझेंगे, ये हमारी अर्थ की शेप है, ये इक्वेटर लाइन है हमारी, जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। इक्वेटर 0 डिग्री पर। तो यहाँ से हम जैसे जैसे ऊपर, ये है हमारे पोल, ध्रुव, ये ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे हमारा साउथ पोल,
ऊपर नॉर्थ पोल। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। अब नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल का एरिया है वहाँ पर हमेशा ठंड रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, गर्म मौसम बहुत कम होता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों की तरफ जो तापमान है वो घटता चला जाता है। क्या आप इस बात को समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? तो अभी मैंने बताया कि जो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, ये बर्फ से क्यों ढके हैं? यदि पृथ्वी तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह गर्मी इतनी हो जाएगी, यहाँ पर हम कुछ कोई भी फसल नहीं उगा पाएंगे। ज़्यादा तापमान होने से हमारी पृथ्वी का तो हम कोई भी फसल नहीं उगा पाएंगे। गांव की अपेक्षा जो शहर है, नगर है, उनका तापमान अधिक होता है। क्यों? क्योंकि दिन के समय जो एसाफल्ट यानी कि जो चारकोल होता है जिससे सड़कें बनाई जाती हैं, धातु या कंक्रीट से बनी हुई जो बिल्डिंग है, शहरों में ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाई गई हैं, तो रात के समय वो यह उष्मा मुक्त हो जाती है। दिन में वो टेम्परेचर बिल्डिंग से गर्म हो जाती है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, रोड है, वो गर्म हो जाते हैं। रात को ये गर्मी वापिस छोड़ देते हैं, उष्मा छोड़ देते हैं। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिसमें नगरों का तापमान भी बढ़ जाता है। जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो गर्म होती हैं और तापमान अपने अंदर ही रोक लेते हैं, उससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब यहाँ देखेंगे तापमान को मेजर करने का जो इकाई है क्या है, मापने का जो मानक इकाई है वो डिग्री सेल्सियस है, यानी कि हम 0 डिग्री सेल्सियस मापते हैं, डिग्री ये वाला। तो इसका जो आविष्कार था एंडर्स सेल्सियस ने किया था। तो सेल्सियस में माने को जैसे जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। अगर ठंड 0 डिग्री की होगी तो जम जाएगा पानी, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको उबाला जाता है। तो उबाल कब आता है? 100 डिग्री पर। जम कब पानी जमता कब है? 0 डिग्री पर। ठीक है, अब हम एयर प्रेशर के बारे में रीड करेंगे। वायु दाब क्या है, हवा क्या दबाव लगाती है, किस प्रकार का दाब होता है, ध्यान से सुनेंगे। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, यानी कि हमारे शरीर पर फोर्स लगाती है हवा, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हमें अनुभव नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि वायु का दाब हमारे शरीर पर सभी दिशाओं से है, कि ये नहीं कि कोई आगे से स्पेशल बल लग रहा है, पीछे से लग रहा है, साइड से, चारों तरफ से बल हवा लगा रही है। इसलिए हमें हमारे शरीर को बिल्कुल पता नहीं चलता, और हमारा शरीर उस हवा के अपोजिट में बल लगाएगा, तो उन दोनों बल का आपस में कुछ पता ही नहीं चलता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार, यानी जो हवा है उसका जो भार है लगाया गया, उसको दाब बोलते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ठीक है, वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। जैसे जैसे हम माउंटेन एरिया पर जाते हैं, पहाड़ी एरिया में ऊंचाई के स्थानों पर जाते हैं, तो वहाँ पर दाब है वो गिरता चला जाता है। समुद्र या जो वायुमंडल की जो हमने परतें रीड की थी, वहाँ दाब कम होता चला जाता है। समुद्र सतह पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। जितने भी जो हमारे समुद्र हैं वहाँ पर वायु दाब अधिक होता है। ऊंचाई पर जाने से ये घटता चला जाता है। ध्यान देना, वायुमंडल की ऊपर की ओर जाने से दाब तेजी से गिरने लगता है, दाब गिरता है। समुद्र पर वायु दाब अधिक होता है, ऊंचाई पर यह घटता जाता है। ठीक है, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप को प्रभावित करता है। अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वायु होगी गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, हल्की होगी और हल्की होकर ऊपर उठेगी, निम्न दाब क्षेत्र बनेगा। तो ये उच्च दाब कहाँ बनता है और निम्न दाब कहाँ बनता है, तो इसको आगे हम डिटेल से समझाएंगे। निम्न दाब वाला जो एरिया होगा वहाँ बादल युक्त आकाश, यानी कि वहाँ बादल नहीं होंगे, नम मौसम के साथ जुड़ा होगा। कम तापमान वाले क्षेत्रों में हवा ठंडी होगी, और ठंडी हवा होगी तो वो नीचे चलेगी, और ये भारी होती है। भारी जो हवा है वो उच्च दाब बनाती है, हल्की कैसा? निम्न दाब बनाती है। भारी हवा होगी, नमी वाली होगी तो उच्च दाब बनाएगी। तो उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होगा। तो ये दोनों दाब के बारे में हम आगे देखते हैं। वायु हमेशा उच्च दाब की तरफ से निम्न दाब की तरफ बहती है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि वायु हमेशा किस दाब से किस दाब की तरफ? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ बहती है। ठीक है, अब यहाँ देखते क्या आप जानते हैं कि पवन नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी से एक साइड से, वेस्ट साइड में जो हवा आ रही है उसको हम पश्चिमा, और ईस्ट पछुआ या पश्चिमी हवा बोल सकते हैं। ईस्ट की तरफ से जो आ रही है उसको हम पूर्व की तरफ से या पूर्वी हवाएं बोल सकते हैं, और ईस्ट की तरफ से पश्चिमी या पछुआ पवन कह सकते हैं। ठीक है, पवन क्या है, हवा क्या है, इसको देखते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन को काम करते देख सकते हैं जब सड़क पर गिरी हुई पत्तियां उड़ाती है,
तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ ले जाती है। ठीक है, कभी कभी जब पवन धीरे धीरे चलते तो आप महीन धूल के जो कण हैं या धुआं है जो किस तरफ बह रहा है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हवा है वायु का बहाव किस तरफ है। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना हमारा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हवा हमारे सामने से आ रही है, अगर हम उसके की तरफ जा रहे हैं तो हम आसानी से चल नहीं सकते हैं। और आपने कभी अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना भी आसान नहीं है। तो इसके 3 एग्जाम्पल आप बताइए कि तेज पवन के कारण आपके लिए क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। तो पवन के 3 प्रकार के यहाँ डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सी यहाँ 3 पवनें हैं ये ध्यान से देखेंगे। पहली है स्थायी पवन, दूसरी है मौसमी पवन और तीसरी है स्थानीय पवन। स्थायी पवन जो व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी, अभी हमने नाम से बताया था कि वेस्ट से तरफ से चलने वाली पश्चिमी, ईस्ट पूर्व की तरफ से चलने वाली पूर्वी, ये स्थायी पवनें हैं जो हमेशा यानी कि पश्चिम की तरफ से आएंगी तो उधर से आने वाली स्थायी हैं, पूर्वी की तरफ से आने वाली ये भी स्थायी हैं। तो वर्ष भर लगातार ये बहती रहती हैं, चलती रहती हैं, ये स्थायी पवनें। मौसमी पवनें मौसम के अकॉर्डिंग विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा में बदलती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में मानसूनी पवनें, जो मानसूनी पवनें हैं, जब मानसून आता है तो ये नीचे से चलती हैं, जल जो जलीय भाग है वहाँ से चलकर जो अरब सागर है या बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, वहाँ से चलकर ये हमारा जो स्थलीय एरिया है, स्थल का भाग है उसकी तरफ, और जो वापस लौटता हुआ मानसून है ये स्थलीय एरिया से जल एरिया की तरफ आता है। स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र के वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के तौर पर सतल और समुद्री, यानी कि सतल से चलने वाली सतल पवनें और समुद्र की ओर से चलने वाली समुद्री पवनें। तो आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र को गर्म और शुष्क स्थानीय पवन याद होंगी, जिसको हम लू बोलते हैं, यानी कि उत्तर का जो क्षेत्र है हमारे इंडिया का, वहाँ पर गर्मी के सीजन में जो हवा चलती है उसको बोलते हैं लू, बोलते हैं लू, यानी तेज गर्म हवा होना। अभी यहाँ से हम उच्च दाब और निम्न दाब के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, ये जो 90 डिग्री उत्तर है ये हमारा नॉर्थ पोल है, नीचे 90 डिग्री साउथ में ये हमारा साउथ पोल। ध्यान से सुनना है। अब हमें पता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, वहाँ ठंडा तापमान होता है। तो जहाँ जहाँ ठंडा होगी तो वहाँ वहाँ कैसा दाब होगा, ऊंच होगा। तो ये ऊंच दाब से किसकी तरफ जाएंगे, हमेशा हवाएं किसकी तरफ जा रही है, निम्न दाब की तरफ। तो यहाँ से हवाएं चल रही हैं, दोनों तरफ से हवाएं चल रही हैं। ठीक है, अब ये जो हम देखेंगे इक्वेटर लाइन को, इक्वेटर लाइन जो यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर टेम्परेचर कम होता है। इक्वेटर जो लाइन है, भूमध्य जो रेखा है, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो जहाँ टेम्परेचर तापमान ज़्यादा होगा, हवाएं हल्की होंगी, हल्की हवाएं होंगी, तो वहाँ पर कैसा दाब होगा, निम्न दाब होगा। तो ये निम्न दाब है यहाँ पर। तो ये हवाएं यहाँ से इधर की तरफ चल रही हैं। तो ये उच्च दाब, उच्च दाब के यहाँ 3 एरिया हैं। उच्च दाब एक हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिर ये दोनों जो कर्क रेखा से और ऊपर जो ध्रुवीय की तरफ से, तो दोनों साइड का जो बीच का एरिया है वहाँ पर भी उच्च दाब होती है। ठीक है, गर्म और ठंडा। पहले तो हम उच्च दाब के एरिया देखते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये उच्च दाब के एरिया। उच्च दाब से हवाएं हमेशा निम्न दाब की तरफ जा रही हैं, ऊपर से इधर की तरफ जा रही हैं। यहाँ निम्न दाब है, यहाँ निम्न दाब है और बीच में निम्न दाब है। तो ये 3 एरिया की तरफ जाती हैं उच्च। इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। तो उच्च दाब यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और निम्न दाब इधर से देखते हैं हम, ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाला 3। तो ये 4 तरफ से आ रही हैं और ये इधर से ऊपर जा रही हैं। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जा रही हैं। तो ये इसमें व्यापारिक पवनों को भी बताया गया है कि ध्रुवीय पवनें हैं, ध्रुवों की तरफ से आ रही हैं। ये जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें उत्तर और पूर्व की तरफ से आ रही हैं। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिण और पूर्व की तरफ से आ रही हैं। अब ये चक्रवात क्या है, चक्रवात ये समुद्र में होते रहते हैं, साइक्लोन जिसको हम बोलते हैं। तो ये समुद्री तट पर उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। आज एट प्रेजेंट में भी आप ये सुन रहे हो, 2-3 चक्रवातों के बारे में सुन रहे हैं, जिससे आसपास के एरिया को ज़्यादा इफेक्ट होता है। यह कब की घटनाएं हैं, 1919 की,
99 की। तो 5 जिलों में जो चक्रवात आया था वो उसी महाचक्रवात आया था। राज्य का एक बहुत बड़े भाग में तबाही हुई थी। पवन का वेग, उसके साथ वर्षा और ज्वारीय इससे जो ज़्यादा हानि हुई थी। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा से जो वेग था, गति थी, 36 घंटे से ज़्यादा समय तक ये हवाएं चलती रही थी, जिससे आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। फिर ये जैसे हम देखते हैं अक्टूबर 1999 की जो पोर्ट ब्लेयर हैं वो थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ था। धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ा था। गहन होकर यह महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया था। 29 अक्टूबर की सुबह 10:30 बजे तक ओडिशा के इरोसामा और वालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। तो बहुत कितने लोग प्रभावित हुए थे? 130 लाख लोग। बहुत सारे बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई थी। फसलों को बहुत भारी नुकसान हुआ था। तो इस चक्रवात से आसपास के जो एरिया, तटीय एरिया हैं, उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हम यहाँ देखेंगे अब आर्द्रता क्या है। आर्द्रता मीन्स नमी का जो वायुमंडल में नमी का होना। जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, तापमान ज़्यादा होगा तो जल क्या होगा? वाष्प बन के उड़ेगा, तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कह लेते हैं, यानी कि जल की मात्रा को आर्द्रता। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम आर्द्र के दिन कहते हैं। क्या? तो बहुत नमी वाला दिन है। जैसे जैसे वायु गर्म होती है, उसकी जल वाष्प धारण करने की अक्षमता बढ़ जाती है। गर्म चीज़ है, वो जल को ज़्यादा धारण कर रही है, इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है, ज़्यादा नमी हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े काफ़ी ज़्यादा समय लेते हैं सूखने में, क्योंकि नमी हवा में पहले ही ज़्यादा, तो कपड़े सूखने में टाइम लगेगा। हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है, तो उस टाइम हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, इरिटेशन सा महसूस करते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते हैं। तो जल वाष्प जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठता है, वो और ज़्यादा ठंडा शुरू हो जाता होना, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर की तरफ कम होता चला जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बन जाते हैं, और बूंद आपस में इकट्ठी होकर क्या बादल का रूप धारण कर लेते हैं। और ये बादल जब ज़्यादा नमी इकट्ठी हो जाती है तो इतनी भारी हो जाती है बूंदें कि वायु में तैर नहीं सकती, जिसके कारण ये वर्षा के रूप में नीचे पृथ्वी पर गिरती हैं, तो वर्षा कहलाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जो जेट हैं, हवाई जहाज हैं, उनके पीछे आप कभी देखते हैं कि एक सफ़ेद सा निशान बनते चले जाते हैं, जिसको हम पथ चिन्ह बोलते हैं। इंजनों से निकली हुई नमी होती है, ये जो धुआं है उसके साथ नमी निकल रही है। वायु के गतिमान नहीं होने के, यानी हवा के न चलने से, तो वो जो नमी है वो सफ़ेद पट्टी में दिखाई देती है। संघनित नमी कुछ देर तक दिखाई देती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। पृथ्वी पर जल के रूप से गिरने वाला वर्षण, ये जो बारिश होती है वो वर्षण, यानी कि जो जल की बूंदें उनको वर्षा कहते हैं। भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पृथ्वी के अंदर जो पानी का लेवल है वो वर्षा से ही मिलता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं, पानी को बचाने में। जब पहाड़ी पार्श्व में पेड़ काटे जाते हैं, जो पहाड़ी इलाका वहाँ पेड़ काटे जाते हैं, तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता रहता है, यानी कि बिना रुके पहाड़ों एरिया से नीचे आता रहता है। निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। इसी एक्टिविटी के वर्षा के 3 प्रकार बताए हैं: सहवैनी, पर्वतीय और चक्रवाती वर्षा। तो ये 3 वर्षा कौन कौन सी हैं, ध्यान दें। पहली हम देखते हैं चक्रवाती वर्षा। चक्रवात कब बनता है? जब एक साइड में गर्म वायु है, दूसरी साइड में ठंडी वायु है, तो आपस में ये क्या बनता है? चक्रवात बन गया। तो जिससे जो वर्षा होती है, एक साइड से गर्म, दूसरी से ठंडी हवाएं हैं, तो उसको चक्रवाती वर्षा कहते हैं। ठीक है। दूसरी है कि जो हवाएं हैं उसमें आर्द्रता ज़्यादा है, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ज़्यादा बूंदों के कारण जो हवा में नमी ज़्यादा हो जाती है, तो किसी पहाड़ के टकराने से वो हवा जो बारिश कर देती है, उसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। ठीक है। ये अगर रास्ते में पहाड़ आ जाता है और नमी ज़्यादा है, तो उससे वहीं पर बारिश हो जाती है। अब हम देखते हैं सहवहनीय वर्षा क्या होती है। गर्म वायु, जो गर्म वायु है जहाँ पर, और जो नमी उसके अंदर है, जलवाष्प ज़्यादा है हवा के अंदर, तो वो उसके कारण ही वहाँ पर जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं सहवहनीय वर्षा। ठीक है। तो ये कितने प्रकार की वर्षा बताई हमने? 3 प्रकार की वर्षा: सहवहनीय, पर्वतीय और चक्रवाती। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसमें धरातल को ताज़ा पानी मिलता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी होती है, सूखा होता है। इसके विपरीत अगर वर्षा ज़्यादा होती है तो कभी कभी बाढ़ आ जाती है। तो ये था हमारा लेसन 4, एयर, वायु के बारे में। उसके साथ साथ वर्षा के बारे में, आर्द्रता के बारे में हमने रीड किया।
उम्मीद है आपको लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।